अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। कलअदम तहरीक लब्बैक से मुताल्लिक हुकूमत जिस तरह अपनी कार्रवाइयों और मौक़िफ़ से पीछे हटी है, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने का ज़हन बना लिया गया है। मगर पाबंदी हटेगी कैसे? क्या हुकूमत खुद पाबंदी हटाएगी या मामला अदालत के पास जाएगा? इस हवाले से खुद हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि पाबंदी हटाने से मुताल्लिक तहरीक लब्बैक ने वज़ारत दाखिला को 30 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना है, जिसके बाद कमेटी बनेगी जो इस केस का फैसला करेगी। 733 में से 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगे और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। जो उनको कालअदम करार दिया है उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को। उन्होंने इसका जवाब दाखिल करना है और उसमें इनको अपीयरेंस भी दे सकते हैं, अगर ये देना चाहें खुद भी या अपने वकला के जरिए। फिर एक कमेटी बनेगी जो इसके केस का फैसला करेगी। देखें, TLP एक पॉलिटिकल जमात है, वो उसने इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, वो कराची में भी हिस्सा ले रही है। उसने पंजाब में तीसरी बड़ी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी तो है। अब आपके सामने आप ये कहें कि मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पंजाब में वो तीसरी बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने डॉन TV के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाज़ेब में बात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि तहरीक लब्बैक अब कलअदम नहीं रहेगी। TLP पे जो पाबंदी है वो फौरी तो नहीं हटेगी, लेकिन ड्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद हट जाएगी। जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जो हुकूमत ने उनके साथ वादा की। देखें, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कौन है, वो मैं तो उनको अपने से बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान समझता हूँ। वो निकले, उनके साथ हुकूमत का सिर्फ एक नुक्ते पे इख्तिलाफ था, मतलब वो TLP विल नॉट बी बैंड एनीमोर ना, कलअदम नहीं रहेगी जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली इंशाल्लाह। वज़ीर मुमलिकत पाबंदी हटाने से मुतालिक पर उम्मीद है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पाबंदी से मुतालिक तहरीक लब्बैक को अपना जवाब वज़ारत दाखिला को देना होगा, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक हुकूमत अब पाबंदी नहीं हटा सकती। तहरीक लब्बैक को अदालत से रुजू करना पड़ेगा। आज रोज़नामा डॉन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह वाज़ेह किया है कि हुकूमत तहरीक लब्बैक पर लगाई जाने वाली पाबंदी को हटाने का कोई इरादा नहीं रखती। तहरीक लब्बैक को अदालत से रुजू करना पड़ेगा। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यह फैसला गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए किया। खबर के मुताबिक इस इजलास में मौजूद एक और ज़राए का कहना है कि तहरीक लब्बैक पर लगाई गई पाबंदी अब हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये कानूनी मामला है। आज वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक से बात करते हुए यही बात दोहराई। शेख साहब की बात से लग ये रहा है कि ये पाबंदी ख़त्म हो सकती है। देखें, जहाँ तक मुझे कानून का पता है वो ये है कि जब भी किसी पार्टी पे हुकूमत पाबंदी लगाती है तो वो फिर मामला एक्चुअली फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मगर कानूनी तौर पर तरीका तो यही होगा जो वज़ीर दाखिला ने बताया है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 11C के मुताबिक कलअदम करार दी जाने वाली जमात के पास नजरसानी अपील का हक होगा। 11C के मुताबिक फैसले के 30 दिन के अंदर कलअदम करार देने वाली जमात वफाकी हुकूमत के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकती है और वफाकी हुकूमत 90 दिन के अंदर अंदर इस नजरसानी दरख्वास्त का फैसला करेगी। और अगर वफाकी हुकूमत नजरसानी दरख्वास्त को मुस्तरद करती है तो फिर कलअदम करार दी गई जमात 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है। यानी पहले फैसला हुकूमत ने ही करना होगा कि वो तहरीक लब्बैक पर लगाई जाने वाली पाबंदी को वापस लेगी या नहीं, फिर मामला अदालत के पास जा सकता है। तो क्या वफाकी हुकूमत पाबंदी हटाएगी या नहीं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि जब 15 अप्रैल को वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें एक वाज़ेह पोजीशन ली गई थी। 15 अप्रैल को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्दी में मशगूल रही है और ऐसे अंदाज में काम करती रही है जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। इसलिए वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को एक कलअदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है, जिसके बाद वज़ीर दाखिला ने तहरीक लब्बैक को तहलील करने का भी ऐलान किया और कहा कि काबीना को इस हवाले से समरी भेजी जाएगी। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी, फैसले अदालतों पे होंगे। जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। मगर तहलील करने के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई और अब कलअदम करार देने के फैसले पर भी नजरसानी की जाएगी। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सीनियर साफी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
हामिद मीर साहब, ये कंफ्यूजन क्यों है? शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि जी कानून के तहत वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, कानून कहता भी ये है। उन्होंने कलअदम का कहा था पहले और कहा था डिसोल्यूशन के लिए भी मूव करेंगे, उसका पता नहीं क्या हुआ। अली मोहम्मद खान साहब इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जी पाबंदी खत्म हो जाएगी। शफकत महमूद साहब से जब आपने पूछा जो शेख रशीद साहब ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि हुकूमत ये पाबंदी नहीं हटाएगी, जैसा कि वज़ीर आज़म को कोर्ट करते हुए रिपोर्ट हुआ है। ये हुकूमत कन्फ्यूज्ड है या हुकूमत को पता नहीं है कि असल में करना क्या है, मामला क्या है, या फिर ये जानबूझकर हो रहा है? हाँ, आपका सवाल बड़ा ही अहम है और बड़ा बरवक्त सवाल है। ये जो हुकूमत के मुख्तलिफ वज़ीरों के मौक़िफ़ में आपको तज़ाद नज़र आ रहा है, इससे तो ये बात तो पता चल रही है ना कि इस पर इनकी आपस में कोई बहस नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई, एक दूसरे को एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन जितनी मेरी नाक़िस मालूमात हैं, ये एक लीगल इशू है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने जो पाबंदी लगाई है तहरीक लब्बैक पर, वो लगाई है जो टेररिस्ट एक्ट है, एंटी टेररिस्ट एक्ट है जो 1997 का, उसके तहत पाबंदी लगाई है। तो उसके तहत उनको 30 दिन में अपील करने का हक है और फिर 3 महीने तक यानी कि 90 दिन के अंदर हुकूमत जो है वो उस पर अपना फ़ैसला भी दे सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात हो रही है, ये उस सूरत में होती अगर हुकूमत तहरीक लब्बैक पर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, अगर उसके तहत पाबंदी लगाती तो फिर ये मामला जाता आर्टिकल 17 के तहत अगर पाबंदी लगती तो फिर ये मामला जाता सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल है कि जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो उनको सही ब्रीफ किया गया है कि जी वो तहरीक लब्बैक 30 दिन के अंदर जो है रिव्यू में जा सकती है। और अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो भी लगता है ऑन बोर्ड हैं, खुद भी वो भी पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, तो उनको कानून का पता है। बाकी लोग जो हैं उनको सही तरीके से मेरा ख्याल है ब्रीफ नहीं किया गया। तो तहरीक लब्बैक का पर जो पाबंदी लगाई गई है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, तो इस एक्ट के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, मामला जो है वो वफाकी हुकूमत यानी वजारत दाखिला ने खुद ही तय करना है। बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं, अगर रियासत 2 कदम पीछे हटी है तो हिकमत अमली के तहत हटी है और अल्टीमेटली रियासत ने फैसला किया है कि इस किस्म की सरगर्मियां आइंदा नहीं होने दी जाएंगी, या टीएलपी का फायदा ही हुआ है सारे के सारे मामले में? मेरा ख्याल है पहले स्टेज पे तो ये फैसला किया गया कि भाई हमने इनके आगे नहीं झुकना और हमने ये पाबंदी लगानी है, और ये आखिरी एक्ट होता है किसी को कालअदम करार देना। मेरा ख्याल है किसी को बैन करना ये आखिरी स्टेप हो सकता है किसी जमात के ख़िलाफ़, वो लिया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद में जब ये देखा गया कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो डिसीजन जो था उससे थोड़ा सा ये नीचे आ गए और इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और कंप्रोमाइज़ करके दरमियानी रास्ता निकाला। अगरचे अभी तक कालअदम करार देने का फ़ैसला तो बरकरार है, लेकिन कालअदम करार देने के बावजूद उस जमात के साथ मुज़ाकरात, उसके साथ मुआहदा, फिर उस मुआहदे के नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर करारदाद और फिर उसके नतीजे में रिहाई, ये सारा कुछ तो कोई और कहानी बताता है। ये कालअदम करार देने वाली कहानी के बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये तो मफाहमत वाली बात है। और जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उनके बयानात से भी ऐसे लगता है कि मफाहमत हुई है। ये कालअदम तो तब करार दिया जाता है जब मुखासमत हो, जब लड़ाई हो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पहले एक इंतहापसंदाना फ़ैसला कर लिया, इंतज़ामी फ़ैसला कर लिया, और उसके बाद वो फंस गए जब उनको इसका रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, और फिर अपने उस फैसले से वो वापस आए। अभी रस्मी तौर पर तो वो फ़ैसला बरकरार है, लेकिन अमली तौर पर वो सारी बातें वही मानी गई जो कि तहरीक लब्बैक चाहती थी और जिस तरह वो चाहती थी। आमिर मीर साहब, हमने देखा है पिछले हर मुआहदे और हर एहतजाज के बाद तहरीक लब्बैक अपने स्ट्रीट पावर में भी और अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई। अब हुकूमत बता तो रही है कि पुलिस वालों के साथ क्या जुल्म हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए, अवाम को कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ा, मगर आपको लगता है इस मुआहदे के बाद भी और जो हुकूमत के पीछे हटने के बाद भी तहरीक लब्बैक एक्सपोज हुई है, या कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जितनी आप समझते हैं उसमें फ़ायदा ही पहुँचा है तहरीक लब्बैक को? शाहजेब साहब, मेरी थोड़ी सी इसमें राय ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे हटी है। उसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक ने भी काफ़ी लचक दिखाई है।
तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो जब उन्होंने लाहौर में धरना दिया हुआ था और पुलिस के साथ उनकी झड़पें चल रही थी, तो उस वक्त उनकी लीडरशिप का जो वीडियो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो ये थे कि हम किसी भी सूरत में फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से नकाले बगैर हम हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे और हम अपना सर कटा देंगे, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर को ज़रूर निकालेंगे। फिर कल यानी कि जब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो उसके बाद शेख रशीद साहब ने भी बयान दिया और जो उनके एक रहनुमा हैं जो मुज़ाकरात में शामिल थे शफीक अमीनी साहब, उनका भी बयान आया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने वीडियो बयान में कहा कि हुकूमत ने हमसे वादा किया है कि हाफ़िज़ साद रिजवी साहब को रहा किया जाएगा और वो ख़ुद रहा हो के यहाँ पे आएंगे यतीमखाना चौक में और वो ख़ुद धरना ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमारे जो तंजीम पर पाबंदी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ना तो पाबंदी ख़त्म हुई है, ना हाफ़िज़ साद रिजवी साहब को रहा किया गया है और ना ही वो करारदाद कौमी असम्बली में पेश हुई जिस करारदाद के तहत कौमी असम्बली से ये कहलवाया जाना था, मंजूर करवाया जाना था कि जी फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाएगा। तो सिर्फ करारदाद पेश की गई है, करारदाद मंजूर नहीं हुई और जो करारदाद पेश की गई उसमें कहा गया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मामले पर बहस की जाएगी और इसी पे तहरीक लब्बैक मान गई। तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी लचक दिखाई है, हुकूमत ने भी लचक दिखाई है, दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है। कोई हुकूमत ने यकतरफा जो है वो उसमें रिट्रीट नहीं किया और जो लचक दिखाई है तहरीक लब्बैक ने, उस पर मेरी ज़ाती इतलात के मुताबिक उस पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों में काफ़ी बेचैनी भी पाई जाती है कि जनाब आप तो कह रहे थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पास होगी तो फिर हम अपना धरना ख़त्म करेंगे, आप तो कह रहे थे हाफ़िज़ साद रिजवी साहब रहा होंगे तो फिर हम धरना ख़त्म करेंगे, तो ये तो कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ और आपने धरना ख़त्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी लचक दिखाई है, हुकूमत ने भी लचक दिखाई है, हुकूमत ने कोई यकतरफा तौर पर रिट्रीट नहीं किया। सलवाई साहब आप क्या समझते हैं, अगर लचक दोनों तरफ से है, रियासत मजबूत नजर आई है इसके बाद या तहरीक लब्बैक ही को फ़ायदा हुआ है जैसे पिछले एहतजाजों और मुआहदों के बाद हुआ? मैं बड़े अदब से इख्तलाफ करूँगा हामिद मीर साहब से। मेरा ख्याल है कि 100% लचक हुकूमत ने दिखाई है। उसकी वजह यह है कि पहले तो यह है कि कोई सद्देबाब नहीं कर सके, जितने दिन तक साद रिजवी साहब ने ये धरना ख़त्म नहीं किया, हुकूमत तमाम तार इंतज़ामी हथकंडों के बावजूद उनको उठा नहीं सकी, उनकी गिरफ़्तारियों के बावजूद उनको झुका नहीं सके और ना ट्रैफिक का मसला हल हो सका, ना उनका जो थ्रेट था वो ख़त्म हो सका। मेरा ख़्याल है हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए हैं उसमें मुज़ाकरात में तो हर उनकी चीज़ मान ली जो वो कहते थे, लेकिन बाद में यस उन्होंने चालाकी दिखाई है हुकूमत की, लेकिन ये चालाकी भी मेरा ख़्याल है एक्सपोज हो जाएगी और फिर हुकूमत को दोबारा वही चीज़ें माननी पड़ेंगी जो उनसे तय की गई हैं। जो मुज़ाकराती टीम थी उसने सब कुछ तय किया था, उसमें रिहाई भी MPO के तहत जितने लोग गिरफ़्तार हुए थे सबकी रिहाई तय हुई थी। तो साद रिजवी साहब भी MPO के तहत गिरफ़्तार हैं, उनकी भी रिहाई इसमें आती है। तो मेरा ख्याल है कि चालाकी से या झूठ से या अय्यारी से हुकूमत ज़रूर जो है वो कामयाब हुई है मुज़ाकरात में, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अवामी तौर पर तहरीक लब्बैक कामयाब हुई है। तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात बनवाए हैं, वो करारदाद कौमी असम्बली में जो हुकूमत पास लेके जाने के लिए तैयार नहीं थी वो लेके गई है, मजबूर हुई है और लोगों के सामने पेश किया। वड़ाई साहब, आज शेख रशीद साहब ने बताया कि 650 से ऊपर वो लोग जो MPO के तहत गिरफ्तार थे वो रिहा हो गए हैं। जो 210 FIRs कटी हैं साद रिजवी साहब का उसी में नाम है और वो अदालत के तहत ही रिहा हो सकते हैं। वो मेरा ख्याल है खुद भी कानूनी तरीके से बाहर आना चाहेंगे, उनकी स्टेटमेंट मैंने देखी है। जी हामिद मीर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं सुहेल वड़ाई साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने चालाकी दिखाई है। उसकी वजह यह है कि मेरी भी इंफॉर्मेशन यही है कि जो मुआहदा किया था शेख रशीद साहब ने और जो ऐलान कल सुबह शेख रशीद साहब ने किया था वो कुछ और था और फिर बाद में जो हमें कुछ सीनियर मिनिस्टर्स ने हुकूमत का जो फाइनल डिसीजन है वो बताया तो वो कुछ और था और वो फाइनल डिसीजन यही था कि हम करारदाद पेश करेंगे, लेकिन करारदाद जो है वो सिर्फ फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने पर बहस के बारे में होगी, निकालने के बारे में नहीं होगी। तो वो चालाकी जो है उसके ज़रिए उन्होंने धरना तो ख़त्म करा दिया है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये तहरीक लब्बैक जो है अब वो अगर अपने पे पाबंदी उन्होंने हटवानी है तो फिर तो उनको खामोश रहना पड़ेगा और जिस तरह हुकूमत चल रही है हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने पाबंदी नहीं हटवानी और वाकई वो जो कह रहे थे वही करना है
तो फिर हो सकता है कि चालाकी जब एक्सपोज होगी तो फिर दोबारा टेंशन शुरू हो जाए, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुल्क के लिए एक और संगीन मसला खड़ा हो रहा है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना वबा का जोर फौरी नहीं तोड़ा गया तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि बड़े शहर बंद करना पड़े, क्योंकि कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक हद तक पहुंच गया है और यौमिया अमवात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अप्रैल के महीने में कोरोना केसेस रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 2071 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5499 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 11.6% पर पहुंच गई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 148 अमवात हुई हैं, जो कि रवां साल की दूसरी बड़ी तादाद है। 17 अप्रैल को 149 अमवात रिपोर्ट हुई थी और इससे पहले गुज़िश्ता साल 20 जून को 153 अमवात रिपोर्ट हुई थी। बढ़ते हुए केसेस की वजह से अस्पतालों में दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन पर रहने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एनसीओसी के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4500 से भी ज्यादा हो गई है। गुज़िश्ता साल जून में वबा की पहली लहर के दौरान यह तादाद 3400 थी, यानी इस बार गुज़िश्ता जून के मुकाबले में 30% से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर हैं। कई शहरों में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल 80% से भी ज्यादा हो गया है। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने खबरदार किया है कि अगर वबा का जोर फौरी तौर पर नहीं तोड़ा गया तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि बड़े शहर बंद करना पड़े। जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है, मजीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। हुकूमत सूरत हाल की संगीनी से खबरदार कर रही है, अवाम से सुपीस पर अमल करने और संजीदगी का मुजाहरा करने की अपील कर रही है। कोरोना के केसेस और अमवात के लिहाज से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 2969 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मजीद 103 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा दूसरे नंबर पर है, यहाँ 1153 नए केसेस सामने आए, जबकि 33 अमवात हुई। सिंध में सूरत हाल कदरे बेहतर थी, लेकिन अब यहाँ भी केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 730 केसेस रिपोर्ट हुए और 3 अमवात हुई, जबकि बलूचिस्तान में मजीद 127 केसेस सामने आए हैं। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने एक बयान में कहा है कि कराची में की जाने वाली स्टडी के मुताबिक 50% सैंपल्स में यूके वेरिएंट की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार 8 हफ्तों से खतरनाक शरह से बढ़ रहे हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने गुज़िश्ता रोज एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि गुज़िश्ता हफ्ते 52 लाख से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और ये शरह कोरोना वायरस शुरू होने के बाद एक हफ्ते में सबसे ज्यादा है। कोरोना से अमवात में भी इजाफा हुआ है और 30 लाख से ज्यादा अफराद जान से जा चुके हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि पहली 10 लाख अमवात तक पहुंचने में 9 महीने लगे, लेकिन फिर 20 लाख अमवात तक पहुंचने में 4 महीने लगे और फिर 30 लाख अमवात तक पहुंचने में सिर्फ 3 महीने लगे। दूसरी तरफ भारत को तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। सेहत का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया है। अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं, कोरोना से मरने वालों की लाशों से मुर्दा खाने भरे पड़े हैं। भारत में मुसलसल 6 रोज से 2 लाख से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। सिर्फ एक दिन में 2,94,290 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो वबा के आगाज से अब तक एक दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं, जबकि कोरोना से एक दिन में 2020 अमवात हुई हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुर्दों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई है। अस्पताल भर गए हैं, मरीजों के लिए बिस्तर नहीं बचे, मरीजों को वापस किया जा रहा है। बेबसी की कैफियत है। मरीजों के घर वाले सोशल मीडिया पर अस्पतालों में बेड्स और दवाइयों के लिए अपील कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों के लिए अस्पताल का बिस्तर ढूंढना मुश्किल हो गया है। टेस्ट करवाना नामुमकिन हो गया है। एक हफ्ते से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने खबरदार किया कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन रह गई है। रॉयटर्स के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में एक बिस्तर पर 2 कोरोना के मरीजों को रखा जा रहा है। बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक हफ्ते के दौरान 16 लाख केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिसके बाद कोरोना के कुल केसेस 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। सिर्फ 12 दिनों में
कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2 गुना होकर 17% हो गई है, जबकि दिल्ली में यह शरह 30% है। मुंबई के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की वजह से कुछ मरीजों को राहदारियों में रखना पड़ रहा है। अंदाज़ो-शुमार खबरदार कर रहे हैं, अस्पतालों के मनाजिर खबरदार कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी खबरदार कर रही है कि सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। अवाम को संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदाज़ो-शुमार भी तशवीशनाक हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात से ही बचाव मुमकिन है। SOPs पर अमल कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। अवाम के लिए सस्ते घर बनाना तहरीक इंसाफ का वादा था। इसके साथ साथ वजीर आजम बार बार मुल्क में बैंक्स के जरिए हाउसिंग फाइनेंस बढ़ाने की बात करते रहे हैं, यानी बैंक अवाम को घर बनाने के लिए कर्जे दें। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में अवाम बैंक से कर्जे लेकर घर बनाते हैं। मगरबी ममालिक में तो बैंक्स के मुनाफे का और लोगों के घर बनाने का बहुत बड़ा जरिया ही हाउसिंग फाइनेंस है। भारत में भी इस रुझान में तेजी से इजाफा हुआ है और 15 साल में मॉर्गेज फाइनेंसिंग 1% से बढ़कर 10% हो गई है। मगर पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स की तरफ से घर बनाने के लिए कर्जे देने का रुझान ना होने के बराबर रहा है। हुकूमत अपने खजारे पूरे करने के लिए बैंक से कर्ज लेती है और बैंक्स के लिए हुकूमत को कर्ज देकर आसान मुनाफा कमाना सबसे बड़ा जरिया रहा है। ना उसमें डिफॉल्ट का कोई खतरा है, ना ही कोई मेहनत है। मगर मुल्क में हाउसिंग फाइनेंस ना होने की वजूहात में कवानीन के साथ साथ ज़्यादा शरह सूद भी रही है। मगर फिर हुकूमत और स्टेट बैंक ने कम आमदनी वाले तबके के लिए घर बनाने पर कर्जों को अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया। इसके साथ ही स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को यह टारगेट दिया कि दिसंबर 2021 तक वो अपने प्राइवेट लोन पोर्टफोलियो का 5% हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दें। जो टारगेट पूरा नहीं करेगा उन्हें जुर्माना होगा। मगर वजीर आजम ने आज इस पर भी मायूसी का इजहार किया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी बैंक्स को आदत नहीं पड़ी इस चीज़ की, उनको अभी छोटे लोगों को कर्जे देने की उनको आदत नहीं है। और मैं सारे बैंक्स के हेड्स को बार बार कहता हूँ कि अपने ट्रेन करें अपने स्टाफ को कि जब एक गरीब आदमी आता है तो उसको कैसे सर्विस करना है उन्होंने। इसकी वजह से अभी भी स्लो है हमारी जो सारे पाकिस्तान में स्कीम चल रही है। मगर सब्सिडी के तहत कम आमदनी वाले तबके के लिए भी रकम की हद इतनी कम थी कि बैंक्स और आवाम की उस तरह दिलचस्पी नजर नहीं आई। इतनी कम रकम पर छोटे घरों की सप्लाई के भी मार्केट में मसाइल थे। अब हुकूमत ने हाउसिंग फाइनेंसिंग के तीनों टियर्स में तब्दीलियां की हैं, तीनों कैटेगरीज में तब्दीलियां की हैं ताकि हाउसिंग फाइनेंसिंग में इजाफा हो। पहले भी 3 जो सब्सिडी थी उसको कैटेगरीज में रखा गया था। टियर 1 में शरह सूद पहले 5 सालों के लिए 3% और फिर अगले 5 सालों के लिए 5% होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज की लिमिट 27 लाख रुपए होगी, जो 5 मरले या 125 गज के घर या फिर 850 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए होगा। मगर टियर 2 और 3 में तब्दीलियां की गई हैं ताकि कमर्शियल बैंक्स की दिलचस्पी भी बढ़े और मिडिल इनकम ग्रुप्स भी इस सहूलत का फायदा उठाएं। अब टियर 2 के लिए कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 60 लाख रुपए कर दी गई है और तीसरी कैटेगरी के लिए 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। टियर 2 के लिए घर 5 मरला या 125 गज जबकि फ्लैट 1250 स्क्वायर फीट तक लिया जा सकेगा। पहले 5 साल के लिए शरह सूद 5% और अगले 5 साल के लिए 7% होगी और टियर 3 के लिए घर 10 मरला या 250 गज या 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट पर यह कर्ज लेने की सहूलत दस्तियाब होगी। शरह सूद पहले 5 साल के लिए 5% और अगले 5 साल के लिए 9% होगी। अगर कर्ज की मुद्दत 10 साल से ज़्यादा हुई तो 10 साल के बाद मार्केट रेट पर बैंक शरह सूद लेगा। इस लिमिट बढ़ने की वजह से यह तवक्को है कि बैंक इस इनकम ग्रुप को कर्ज आसानी से दे सकेंगे जिनकी पहले ही क्रेडिट हिस्ट्री है, इनकम प्रोफाइल है, क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर गाड़ियों पर पहले ही बैंक से लोन्स ले चुके हैं मगर जिनकी हिस्ट्री नहीं है। उनका क्या होगा? उन्हें घर बनाने के लिए कर्ज कैसे मिलेगा? हमारे साथ सीमा कामिल साहिबा मौजूद हैं। आप डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया सीमा कामिल साहिबा। आप तवक्को कर रही हैं कि अब आवाम की तरफ से घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेने का रुझान भी बढ़ेगा और बैंक की तरफ से भी ये रुझान बढ़ेगा कि वो जो आपकी 5% की हद है उस तक 2021 दिसंबर तक कर्जे दें। पहली बात यह है कि 2 टारगेट्स हैं, एक हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का टारगेट है जिसको बैंक्स को 5% पे लेके जाना है इस साल के आखिर तक। हर क्वार्टर का एक टारगेट है, हर क्वार्टर वो टारगेट मीट हो रहा है। सो जो उस पर उम्मीद थी वो पूरी है, बल्कि जो जून का टारगेट है वो 75% अप्रैल में भी मीट हो गया। सो पहले तो ये बात है, ये जो 55 बिलियन दिया है ये बिल्कुल टारगेट के मुताबिक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है मॉर्गेज की। मॉर्गेज में भी अब बहुत अच्छी पेस आ रही है। ये सिर्फ 6 महीने की बिजनेस है, अभी हमने 6 महीने हुए शुरू किया है और अब तक बैंकों ने 15 बिलियन से ज्यादा के लोन मॉर्गेज के अप्रूव कर दिए। अब ये हो रहा है कि पहले जो इसमें शराइत थी वो जरा
मुश्किल थी लोगों के लिए, जैसे उनको नया घर लेना पड़ता था, या अगर घर का साइज बोला गया था, घर बना रहे हैं तो 5 मरले का है मगर उसका कवर्ड एरिया इतना हो, तो वो सब शराइत हमने अब आसान कर दी हैं। उसके बाद से हर हफ्ते 1.5 बिलियन की अप्रूवल हो रही है, इससे पहले 500 की हो रही थी। तो जाहिर है इसमें बहुत रफ्तार आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ये एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि जो घर लेने का लोन का तरीक़ेकार होता है और लोगों को सिखाना होता है, वो गाड़ी की तरह नहीं होता। गाड़ी का लोन आप बड़ी आराम से ले सकते हैं, आप गाड़ी चूज़ करें, लोन लें, 2 हफ्ते में मिल जाता है। मगर अब इसमें बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब जैसे अगर 15 बिलियन के अप्रूवल हो चुके हैं और बैंकों ने लोगों से कह दिया कि आप ले सकते हैं, तो फिर ये इसमें कोई नाउम्मीदी की बात तो नहीं है। वैसे फिर मुझे ये बताएगा कि अगर मिडिल क्लास के लिए अगर 1 करोड़ तक की भी लिमिट की गई है तो आवाम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई घर अपना बनाना चाहता है, क्या होगा बैंक्स के लिए ड्यू डिलीजेंस? उनकी जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री पहले से मौजूद है, सैलरी में इनकम आती है, या फिर जिनकी पहले से हिस्ट्री नहीं है या सैलरी इनकम नहीं आती है, किस तरीके से वो कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, दो चीज़ें इसमें। एक तो जाहिर है जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए उस जो पहले हमने लिमिट रखा था 50 लाख या 35 लाख, वो बहुत कम था, तो अब लोग ढूंढ सकते हैं अपने लिए, और जाहिर है बैंकों के लिए भी आसानी हो जाती है। मगर दूसरी चीज़ ये है कि जिसके पास फॉर्मल इनकम नहीं है, अब अगर किसी की आमदनी है, उनके पास सैलरी है, तो वो तो फिर ज़रा आसान हो जाता है ना बैंक के लिए। मगर अगर वो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बिजनेस दुकान चला रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए भी अब हमने एक बैंकों के साथ मिलके बैंकों ने एक फॉर्मूला बनाया है। अगर आप आमदनी नहीं बता सकते तो अपने अखराजात तो बता सकते हैं। आप ये तो बता सकते हैं कि आप कितना किराया देते हैं, या कितना बिजली का बिल देते हैं, या आप कितने बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं। तो उनको लेके आप ये एक किस्म का अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी आमदनी कितनी होगी, और उसके बेसिस पे आप लोन का अमाउंट बता सकते हैं कि जी आप इतना लोन आपके हकदार हैं। तो ये भी अब शुरू हो गया। तो इन दोनों चीज़ों से बहुत आसानी पैदा होती है। एक तो अब सब्सिडाइज्ड लोन्स हो गए, मगर दूसरा जो मार्केट रेट पर लोन्स हैं, अगर मॉर्गेज फाइनेंसिंग ने डेवलप होना है, ज़ाहिर दुनिया भर में बड़ा सस्ता होता है क्योंकि इसको बड़ा महफूज समझा जाता है बैंक्स की तरफ से, पाकिस्तान में नहीं समझा जाता, कुछ लॉज में भी तब्दीली आई हैं। तो जो वैसे मार्केट रेट पर लेना चाहते हैं उसमें भी आपको वो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और बैंक्स को पुश किया जाएगा कि जी उस तरफ भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं? जी, ले रहे हैं। कुछ पहले जो बैंक्स थे और जो हमारे इस्लामिक बैंक्स थे, वो पहले भी इस काम में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहे थे। अब दूसरे बैंक्स भी आ रहे हैं, मगर उसमें भी अब इजाफा हो रहा है। तो ये अब इसमें 6 महीने हुए हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर 16 बिलियन के अगर अप्रूवल हो गए हैं और हर हफ्ते 1.5 बिलियन हो रहा है, तो ये कम अमाउंट नहीं है 6 महीने में। जब हम 0 से जा रहे हैं, तो आप जरूर देखेंगे कि अगले 6 महीने में बहुत फर्क आएगा, क्योंकि अब बैंक्स इसमें खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसमें आप देखें बाहर के ममालिक में बैंक तो मॉर्गेज से ही पैसे बनाते हैं, और हमारे बैंक भी करना चाहते हैं। तो अब ये हम कॉल सेंटर खोल रहे हैं एक, जिसमें एक नंबर होगा जिसमें 5000 कॉल डेली जा सकेगी और लोग समझ भी सकेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत है, डिमांड बहुत है लोगों के पास। वो क्यों किराया दें जब वो घर ले सकते हैं, और जितना किराया है उसके साथ मैच होना चाहिए। बस ये टेस्ट। मतलब वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे थे कि बैंक सही रवैया रखें उन लोगों के साथ जो लोन लेने आते हैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए लो इनकम ग्रुप में। तो किस तरीके से स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा है कि लोग अप्लाई करें और उनको सही तरीके से एवेलुएट भी करें बैंक्स? जी देखिए, और हमने बाय द वे कंप्लेंट सेंटर भी बनाए हैं, हमारे 16 दफातर हैं, वहाँ पे भी लोग जाके बता भी सकते हैं कि अगर कोई मसला है। और उनको ये करना होता है, अगर उन्हें एक लोन चाहिए तो वो अपने करीबी ब्रांच में जाएं, अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, वो अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाएं, 2 फोटोग्राफ लेके जाएं, और कुछ या तो अपने अखराजात लेके जाएं अगर उनकी कोई आमदनी फॉर्मल नहीं है, और अगर वो कहीं फॉर एग्जांपल कहीं वो जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी पे स्लिप ले जाएं। उसके बेसिस पे अब फिर एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना होता है, और 30 दिन में बैंक को अपनी कहना होता है कि जी आपको इतना लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और अगर नहीं मिल सकता तो क्यों नहीं मिलेगा। तो ये 30 दिन का है, और ये अब हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब हमने एक्चुअली बैंकों से कहा है कि डेली हमें बताएं कि कितनी एप्लीकेशन आई हैं, कितने अप्रूवल हुए।
अब आपको पता है वो कॉल सेंटर बैंक्स ही बना रहे हैं ना, उसमें 100 लोग होंगे, 5000 कॉल डेली आएगी और वो उसमें कोई IVR नहीं होगा, हर एक को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हम 2-3 दिन उसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों के हर किस्म के सवाल होते हैं ना। अगर कोई आता है और वो कहता है कि जी मेरी तनख्वाह 25,000 है, तो फिर ये भी आप उनसे पूछें कि जी अगर आपके साहिबजादे आपके साथ रहते हैं उनकी कितनी है। तो अगर वो कहेंगे कि उसकी भी 30 है और मेरी बेटी है वो कहीं काम कर रही है उसकी भी 30 है, तो वो हम सब कंबाइन भी करके तो वो फिर भी कर ले सकते हैं ना। तो उससे भी एक आसानी होती है। 4 एप्लीकेंट हो सकते हैं एक लोन के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, तो फिर वो उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सीमा कामिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप लोग बात करेंगे। कोयटा से अफसोसनाक इतलात आ रही हैं, ज़रकून रोड पर धमाका हुआ है। क्या इतलात हैं? सलमान अशरफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया। सलमान, क्या इस वक्त इतलात हैं वहाँ पर? जी शाहजेब, कोयटा के इलाका ज़रकून रोड है। सूबाई असम्बली के सामने मकामी निजी होटल की पार्किंग में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात में जिसे SSP ऑपरेशंस कोयटा ने कंफर्म किया है कि इसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, तकरीबन 8 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं। इस वक्त जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद जो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां थी उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड का अमला और दीगर लोग मौके पर पहुंच गए, आग बुझाने की कोशिश की। अब से कुछ देर कबल आग पर काबू पा लिया गया है और उसे कूलिंग करने का अमल जारी है, लेकिन धमाका इतना शदीद था कि अतराफ की कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। तमाम रेस्क्यू PDMA की टीमें जो दीगर मोबाइल तंजीमें हैं वो यहाँ पे पहुंच गई हैं। जख्मियों को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। बॉडीज को भी मकामी जो करीबी सिविल हॉस्पिटल था वहाँ पे मुंतकिल किया हुआ है। इस वक्त तमाम तफ्तीशी इदारे उन्होंने इलाके को घेरे में लिया हुआ है और वो इस जो धमाके का मकाम है उसका जायजा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ, हमें तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही ला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।